नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, क्या बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के, आर्थिक अपराधियों के, जघन्य अपराधियों के विरोध में खड़े होना, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना, विरोध का बिगुल फूंकना देश का विरोध है, भारत का विरोध है। राहुल अमेरिका की धरती पर इसी काम को कर रहे हैं। There's a whole set of structures that don't allow production. Our GST is anti-production. Adani, Ambani, the big guys, they don't produce anything, right? So that's the real question. Now, there's a whole set of structures that don't allow production. Our GST is anti-production. Our GST is entirely designed to incentivize consumption, right? So you have to change completely the architecture of what you're doing. Our district, we call our district, we call them district collectors, right? They should be district producers, right? We need to think about getting into the act of production. I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. Multiple things came together, right? So, for example, prior to the election, we kept stressing on the idea that the institutions have been captured. And whenever we'd go, India Alliance would go, we'd stress on this idea that, look, the institutions are captured and we don't have a fair playing field. The education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. And we keep saying this, and people were not quite getting it. And we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it. And we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them, and something wasn't working. And then in one meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. Poor India, disenfranchised India, oppressed India, that India, it understood that if the Constitution goes, the whole game is gone. और बीजेपी वाले, मोदी की सेना इसे देशद्रोह बताने में लगी है। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देखिए, राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार? यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण
इनडिसिसिव के कारण गलत पर हमारे देश में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच ने 1 अरब रुपए का घोटाला कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा का बड़ा बयान देखने को मिला है। माधवी बुच को कहा है, मुझे विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्ट हैं, पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार का आरोप भी लगा है। सुभाष चंद्रा ने माधवी बुच को सेबी से हटाने की मांग की है। सुभाष चंद्रा ने माधवी पुरी बुच पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जी सोनी मर्जर डील टूटने के लिए भी माधवी को जिम्मेदार ठहराया है। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा का बड़ा बयान देखने को मिला है। माधवी बुच को कहा है, मुझे विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्ट हैं, पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार का आरोप भी लगा है। सुभाष चंद्रा ने माधवी बुच को सेबी से हटाने की मांग की है। सुभाष चंद्रा ने माधवी पुरी बुच पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जी सोनी मर्जर डील टूटने के लिए भी माधवी को जिम्मेदार ठहराया है। मगर मोदी शाह की आवाज नहीं निकल रही है। इन दोनों ने ही सेबी अध्यक्षा का अपॉइंटमेंट किया था। ताज़ा खबर यह है कि संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी, जिसे हिंदी में लोक लेखा समिति कहते हैं, उसने सेबी के कामधाम के रिव्यू करने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीएसी ने अपने काम के एजेंडे में सेबी के रिव्यू का भी जिक्र किया है और आसार जताए जा रहे हैं कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को भी पेश होने के लिए कहा जा सकता है। खबरों के मुताबिक 10 सितंबर को पीएसी की पहली मीटिंग हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एकाधिक मौकों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माधवी बुच पर इल्जाम लगाए। उन्होंने आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी आईसीआईसीआई से कमाई अपनी जारी रखी, ऐसा आरोप लगाए। ये कमाई उनके साल 2017 में सेबी सदस्य बनने के बाद भी जारी रही, ऐसा कांग्रेस ने कहा। इन इल्जामों के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईएसओपी से 16 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल हुए उन्हें। कांग्रेस का दावा था कि बुच को सेबी चीफ के तौर पर मिलने वाली सैलरी से कहीं ज्यादा इनकम प्राइवेट बैंकों से मिली। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि माधवी को सैलरी नहीं दी गई, रिटायरमेंट के बाद वाले बेनिफिट्स दिए जा रहे थे। लेकिन मामला यहां पर रुका नहीं। आईसीआईसीआई के इस जवाब पर भी एक क्लेम आया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आईसीआईसीआई की ओर से दिए जा रहे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट माधवी बुच को दी जा रही सैलरी से बहुत ज्यादा थे। वोकाट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकाट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है। जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है, उस संस्था में वोकाट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकाट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन। हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो भ्रष्टाचार के विरोध को, जघन्य अपराधियों के विरोध को, इनके खिलाफ कोई अपनी आवाज बुलंद करे, विरोध का बिगुल फूंके, इससे वो भारत का विरोध मान लेते हैं, समझ लेते हैं। अरे भाई, अगर केंद्र सरकार की आलोचना होती है भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों को लेकर के, क्योंकि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी सवाल का जवाब नहीं देती। किस तरह से अडानी अमीर से अमीर होते चले गए, किस तरह से वो अपने शेयरों के दाम आर्टिफिशियल तरीके से अपने देश में बढ़वाते रहे और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेते रहे, किस तरह से चुनावी चंदे का धंधा चलता रहा, किस प्रकार से जांच एजेंसियां बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्या छापेमारी करती रहीं और मोटा चंदा बीजेपी को मिलता रहा। माधवी पुरी बुच ने सेबी को बेच डाला है, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। कांग्रेस लगातार माधवी पुरी बुच की पोल खोलने में लगी है और जितना कुछ अभी तक हमारे सामने आया है वो काफी है मोदी सरकार के जाने के लिए, मोदी सरकार की विदाई के लिए। मगर हमारे देश में एक वर्ग ऐसा खड़ा हो चुका है, अगर कोई मोदी सरकार की, मोदी की आलोचना करता है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, अगर उनके लोग जघन्य अपराध करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों का यौन शोषण करता है, कहीं भी बलात्कार होता है, तो ये लोग इसे भारत का विरोध कहने लगते हैं। ये मोदी का विरोध है। हम भारत विरोधी नहीं हैं, राहुल भारत विरोधी नहीं है। अगर अमेरिका की धरती पर जाकर के राहुल सच्चाई बयान कर रहे हैं,
इंटरनेट के दौर में इस तरह की सच्चाइयों को दुनिया जानती है, दुनिया वाकिफ है। राहुल सिर्फ दोहराने का काम कर रहे हैं और मोदी अपनी कान में रुई ठूस करके बैठे हैं। उनके विरुद्ध जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, नाक के नीचे ये सब कुछ बीते 10 सालों तक चलता रहा और तीसरी दफा जब मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, उनका सपना तो पूरा हो गया, लेकिन भारत का सपना बिखरता चला गया। देश में एक ऐसा वर्ग है जो भ्रष्टाचार के मामले को, जघन्य अपराधों के मामले को मोदी का विरोध मानने लगता है। अरे भाई, मोदी का विरोध होगा, मोदी की आलोचना होगी। लोकतंत्र में यह सुविधा हमें प्राप्त है, यह अधिकार हमें प्राप्त है कि अगर केंद्र सरकार या किसी देश में कोई भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार करे, उसके राज में जघन्य अपराध हो, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। संविधान यह अधिकार हमें देता है। यह भारत का विरोध नहीं है। कोई भी करता है वो देशद्रोही नहीं कहलाना चाहिए, मगर मोदी के लोग, मोदी की सेना राहुल को देशद्रोही कह रहे हैं। मैं भी देशद्रोही हूं, गिरफ्तार करवाइए मुझे, क्योंकि 10 सालों में मोदी ने देश को बेच डाला है। अपने प्रिय उद्योगपतियों को, जंगलों को बेच दिया, संसाधनों को बेच दिया, माइंस को बेच दिया, कौड़ियों के भाव निकाल दिया और हम चुप रहे, क्योंकि वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम त्याग के लिए जाने जाते थे। जिस तरह का त्याग उन्होंने अपनी सौतेली माता के कहने पर किया, 14 साल के वनवास के लिए निकल गए, क्या मोदी वनवास के लिए निकलेंगे? जबकि उनका तो कसूर है और श्री राम का कोई कसूर नहीं था। मोदी के दौर में जो भ्रष्टाचार हमारे देश में फला फूला है, वैसा तो इतिहास में, अतीत में कभी किसी सरकार के दौर में नहीं हुआ और शायद आने वाले समय में नहीं होगा। अगर समाज का एक बड़ा वर्ग मुझे मोदी विरोधी मानता है तो मानता रहे, मगर हम भारत के विरोध में नहीं खड़े हैं, भारत के साथ द्रोह नहीं कर रहे हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, राहुल भी नहीं है। नमस्कार।